हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कोमल गुप्ता एंड आज मैं डॉक्टर जनार्दन के साथ हूँ। हम दोनों ने अपना MBBS रशिया से किया है एंड करेंटली डॉक्टर जनार्दन नायर हॉस्पिटल में अपना जॉब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे। सो आज हमारा डिस्कशन होने वाला है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं स्टूडेंट्स के। रिसेंटली मुझे भी बहुत क्वेरीज आते हैं, डॉक्टर जनार्दन को भी पहले से बहुत आते हैं कि अगर जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट नीट दिए हैं तो उनके डाउट्स रहते हैं कि रशिया में जाए या कौन सी कंट्री में जाए एंड वहाँ पे कैसे होता है पढ़ाई एंड ऑल। सो वो सब क्वेश्चंस जो है, वो सब जो क्वेरीज है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। बच्चों को कि FMG एग्ज़ाम के बारे में वो है क्या एंड वो कंपलसरी है क्या देना, तो उसके बारे में बोलिए। देखो, FMG एग्ज़ाम क्या है कि मुझे भी काफ़ी डर था जब मैं MBBS के लिए एडमिशन ढूंढ रहा था। मुझे लिटरली मतलब काफ़ी जगह से नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे थे कि FMG एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। तो बेसिकली FMG एग्ज़ाम ऐसा होता है कि जो लोग अब्रॉड से MBBS करते हैं उनको एक एग्ज़ाम देना होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। उसमें 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें से आपको 150 स्कोर करना पड़ता है। ये आप कहीं से भी MBBS करो, US से करो या फिर कहीं से भी करो, आपको देना ही पड़ता है ये एग्ज़ाम इंडिया आके। जो नीट UG में जिनको कम मार्क्स आते हैं तो वो लोग FMG एग्ज़ाम निकाल सकते हैं क्या, तो ये इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं FMG और नीट UG जो है पूरा अलग एग्ज़ाम है। आपको मतलब नीट UG के लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हो, FMG के लिए आप ये पढ़ते हो, मतलब पूरा MBBS जो पढ़ाई होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो पूरा उसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हो आप, अलग अलग चीज़ें होती है, तो फिर डिफरेंट एग्जाम है। तो ऐसा सोचोगे मत कि आप नीट UG में कम मार्क्स आए हैं तो फिर FMG निकाल नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये चीज़ याद रखिए कि नीट UG जो है वो सिर्फ PCB के लिए है एंड ये जो PCB है वो सिर्फ MBBS के लिए क्वालिफाई होने के लिए कि तुम डॉक्टर बन सकते हो। बट जो FMG की एग्ज़ाम है वो इस चीज़ के लिए कि तुम डॉक्टरी तुमने कितनी अच्छी से की है, तुमने वो पढ़ाई कितनी अच्छे से की है, तो उस हिसाब से तुम इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दोनों एग्जाम्स काफ़ी अलग है, तो ये कंपेयर नहीं करना नीट UG में कम आया तो FMG में भी गड़बड़ रहेगा। दोनों बहुत अलग एग्जाम्स है एंड अगर सही से पढ़ाई करो तो फिर इजीली क्रैक हो सकता है FMG। बस जो 6 इयर्स तुम्हारा रहना है, हाँ जो 6 इयर्स है उसमें तुम्हें अच्छे से करना है। तो डॉक्टर को मतलब एलिजिबिलिटी का कैसा होता है, मतलब रशिया में, मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये ऐसा है, मतलब 50% चाहिए, तो फिर एक डाउट क्लियर कर दीजिएगा बच्चों का, क्या कैसा होता है। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो फिर सबसे पहले तो जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका जो बोर्ड एग्जाम रहता है उसमें PCB दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीन में आपको 50% के ऊपर लाना है, तीनों में एटलीस्ट 50 के ऊपर। एंड देन आपको नीट UG एग्जाम देना रहेगा, वो कंपलसरी है एडमिशन के लिए। एंड नीट UG में भी आपका जो भी कैटेगरी है, लाइक जनरल हो या OBC हो, उसके हिसाब से जो भी 50th परसेंटाइल रहता है उसके अगर आप ऊपर लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं नीट UG से, तो फिर वो आपको कंपलसरी करना। सो एक PCB है एंड दूसरा नीट UG क्वालिफिकेशन। एंड अगर आपने 2023 में भी नीट UG दिया होगा एंड इस साल आप सोच रहे हो कि एडमिशन लेने का, तो वो भी आप कर सकते हो, बिकॉज नीट UG का जो मार्क्स रहता है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। सो आपको ऐसा वापस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इस साल एडमिशन लेना है तो। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये विदाउट नीट आप MBBS अब्रॉड जा सकते थे 2017 के पहले, बट 2018 से आपको विद नीट ही जाना पड़ता है। अगर विदाउट नीट आप गए हो तो आपको 6 साल बाद प्रॉब्लम, दिक्कत कहीं ना कहीं आने वाली है, तो नीट देके ही जाना, मतलब क्वालिफिकेशन मार्क्स देके ही जाना। अभी हम लोग FMG की बात किए तो फिर अभी आता है कि अगर जाना रहा कौन से कंट्रीज में जाना चाहिए, इतने सारे कंट्रीज रहते हैं, सब लोग अपना अपना बोलते हैं। देखो, पहले टॉप मोस्ट पे तो रशिया ही रखूंगा मैं, क्योंकि हम लोगों ने MBBS वही से किया है। रशिया मैं बोलूँगा कि रशिया जा सकते हो आप। बात रही रशिया यूक्रेन वॉर की, तो फिर करंटली सेफ है, मतलब बॉर्डर्स पे आप ऐसा करो कि बॉर्डर्स के जो यूनिवर्सिटीज है रशिया यूक्रेन के बॉर्डर्स पे, उसमें एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब इंडिया पाकिस्तान जैसे हो गया बॉर्डर, जैसे कि अपना क्रीमिया हो गया, कुर्स्क हो गया, 2-4 यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं, मतलब जो बॉर्डर्स पे आती है, मतलब सिटीज बॉर्डर्स पे आती है। एंड बेस्ट कंट्रीज की बात की जाए तो फिर रशिया इज सेफ करंटली, ऐसा कुछ है नहीं। और जॉर्जिया में एक रिकमेंड कर सकता हूँ आपको जाना। कजाकिस्तान जाते हैं लोग, उज़्बेकिस्तान जाते हैं, बट ये कंट्रीज़ का मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, बट पता है कि 6 साल MBBS वहाँ भी होता है। बट रशिया और जॉर्जिया का मुझे पता है कि FMG पासिंग रेशियो वहाँ पर काफ़ी अच्छा है। एंड चाइना, फिलीपींस और यूक्रेन में आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। चाइना में तो कोविड की वजह से बैन हो गया अभी, एंड इवन फिलीपींस में कुछ डिग्री के वजह से मतलब इश्यूज हो गया है, मतलब वहाँ का पैटर्न आई थिंक US बेस्ड ऐसा कुछ है। एंड यूक्रेन का तो आपको पता ही है कि वहाँ पे वॉर हो गया है। तो एक बार FMG एक बार क्लियर हो जाए तो उसके बाद में इंडिया में तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक 1 साल आपको बस हॉस्पिटल में करना है, फिर उसके बाद आप लोग अपना क्लिनिक खोलो, एक बार PR मिल जाए या तो नीट PG के लिए करो, वो कर सकते हो। बट काफ़ी स्टूडेंट्स को ये रहता है कि अगर उनको इंडिया में नहीं करने का, मैंने एक बार रशिया में कर लिया तो लगता है फॉरेन में ही रहते हैं, कोई दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए क्या रहेगा? देखो, MBBS रशिया कंप्लीट करने के बाद आप FMG आके इंडिया में तो निकाल सकते हो, तो आपको निकालना ही है। एंड उसके बाद अगर आप चाहो दूसरे कंट्रीज जाना, जैसे कि UK हो गया, US हो गया,
ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, आप वहाँ पे जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि रशियन यूनिवर्सिटीज जो होती है वो ECFM और WHO अप्रूव्ड होती है। तो ड्यू टू दिस आप वहाँ पे जाके आपका PG जो हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, या फिर आप वहाँ पे काम भी कर सकते हो। मेनली तो यही देखना रहेगा जो भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो वो अप्रूव होनी हाँ, चाहिए, WHO, वरना वो मेन तो WHO अप्रूव होना चाहिए। WHO तो बहुत जरूरी है, तो वर्ल्ड का होगा। एंड देन जिस भी कंट्री जा रहे हो उस कंट्री से, इंडिया का NMC है तो NMC अप्रूव होना चाहिए। सो उसके लिए आई थिंक ऑनलाइन वेबसाइट है चेक करने को, चेक कर सकते हो। यूनिवर्सिटी का आप नाम डालोगे तो आ जाता है कि वो, और गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाता है आजकल। तो आप देख सकते हो कि क्या आपकी यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड है इस कंट्री में, अगर आपको जाना है इन फ्यूचर तो उस हिसाब से एडमिशन लेना। अभी हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग कौन से कंट्रीज बेस्ट होते हैं, तो अगर किसी को रशिया में एडमिशन लेना चाहे, अगर कोई चाहता है लेना, तो कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, लाइक और कैसे अप्लाई करते हैं? देखो, तुम आप पहला अपना बजट डिसाइड करिए, 30 लाख से 35 लाख से 40 लाख से आपको हर एक रेंज में यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। उसके बाद आप देखिए कि दूसरी बात कि यूक्रेन के बॉर्डर पे है कि नहीं कंट्री जो भी है, सॉरी सिटी जो भी है यूक्रेन के बॉर्डर पे है कि नहीं। तो अगर यूक्रेन के बॉर्डर पे होगी तो एडमिशन वहाँ पे लेना ही नहीं चाहिए। और भी यूट्यूब पे काफ़ी लोग मतलब बोल रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो मैं बेसिकली बोलूँगा कि जो यूनिवर्सिटी का प्रमोशन लोग ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और बस ये ऐसा भी है कि कुछ यूट्यूबर्स को मतलब बस बच्चे रेकमेंड करने के पैसे दिए जाते हैं, तो फिर वो अंधाधुंध कहीं भी एडमिशन करा रहे हैं लोगों के, और यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो फिर सोच समझ के करिएगा। और दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी सारी अच्छी होती है, सारे जगह पे सेम ही इंग्लिश में पढ़ाते हैं, क्योंकि NMC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ही उनको पढ़ाने के लिए बोला गया है ना। और कुछ भी डाउट हो आप डॉक्टर कोमल या मुझसे पूछ सकते हो, हम आपको गाइड कर सकते हैं जो भी आपको डाउट रहेगा रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज, कौन सा कंसल्टेंसी चूज करना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, पेमेंट कैसे करें। अगर यूनिवर्सिटीज का आपको रहे तो फिर वही याद रखना कि मैं डॉक्टर जनार्दन आपको आपके बजट एंड आपकी नीड्स के हिसाब से हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज, क्योंकि हम लोग को ऐसा है नहीं कि आप इसी यूनिवर्सिटी में जाओ या उसी यूनिवर्सिटी में जाओ। स्टूडेंट्स की हेल्प करना हमें मेन ज़्यादा ज़रूरी है इस मामले में, कि जो भी सेफ हो एंड जहाँ पे जो वॉर जोन से दूर हो वो वाला रखना हमें रहता है, इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज बैरियर भी कभी आया नहीं है हम लोगों को, राइट? कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर हम जाए तो मोस्टली वहाँ पे पढ़ाई भी इंग्लिश में होती है, एंड अगर आसपास अगर आप लोग घूमने भी जाओ सो वहाँ पे भी बेसिक इंग्लिश मोस्ट ऑफ द रशियंस को आ ही जाती है, क्योंकि काफी फ्रेंडली भी होते हैं, काफी फ्रेंडली होता है। अगर आपको कुछ भी आए भी डाउट, आप टूटी फूटी रशियन में भी कुछ पूछो तो सामने को लोग समझ जाते हैं। इवन वो इंग्लिश बोलने का भी ट्राई करते हैं आपके साथ। हाँ, वो अगर इंडियंस देखते हैं तो वो सामने से थोड़ा बहुत तो हिंदी भी सीखते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे लाइक आई रिमेम्बर थोड़ा बहुत अगर हम जाते हैं तो ऐसे नमस्ते नमस्ते व्हाट डू यू वांट करके वैसे करके पूछते थे वो। सो काफी रशियंस तो काफी फ्रेंडली, तो वो चीज़ का तो बिल्कुल नहीं है टेंशन। और एक और चीज़ की लैंग्वेज बैरियर कभी आया आपको? मुझे तो देखो कभी आया नहीं, फर्स्ट ईयर में मेरे को थोड़ा बहुत लगा था कि काफ़ी टफ है रशियन लैंग्वेज। आपको कभी समझ लगा था ऐसा लैंग्वेज बैरियर? मैं भी एडमिशन जब हुआ मेरा तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही था कि मैं वहाँ जाके कैसे चीज़ें करूँगी, क्योंकि मुझे रशियन तो आती नहीं है। सो उसके लिए मैंने एक बुक लिया था, हाउ टू लर्न रशियन करके। बट ट्रस्ट भी हो सकता है का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक सामने से बात नहीं करोगे किसी से तब तक करोगे तभी समझोगे। और इंटरेक्ट करके बहुत इजीली सीख सकते हो, क्योंकि रशियन हार्ड है बट अगर जब वहाँ रहते हो एंड एवरीडे में यूज करते हो तो फिर वो चीज़ समझ में आने लगता है, इजी हो जाता है। एंड काफी यूनिवर्सिटीज सिखाते भी आई गेस ना, फर्स्ट 1 और 2 इयर्स बेसिक, 3rd ईयर तक रशियन सीखना पड़ता है आपको। उसके बाद वो रशियन लैंग्वेज क्या होता है कि टीचर्स रशियन ही होते हैं एंड वो इंग्लिश में आपको पढ़ाते हैं रशियन लैंग्वेज, तो आपको हेल्प हो जाता है। और बेसिकली आपका आप शॉप में जाओ तो वहाँ पे इंटरेक्शन हो जाता है किसी से, तो उससे आप ज़्यादा सीखते हो मेरे हिसाब से। ओके, वहाँ पे रशियन सीखना कंपलसरी है, लाइक जो यूनिवर्सिटी सिखाते हैं, बट वो मेनली इसलिए सिखाते हैं कि नॉर्मल शॉप्स में जाओ तो कर पाओ, और ऑल्सो कि बाद में वहाँ पे जब पेशेंट से इंटरेक्ट करना रहता है, हमें भी हिस्ट्री वगैरह लेना रहता है, तो तभी बेसिक आना चाहिए, क्योंकि रोटेशंस हम लोग के रशिया में भी होते थे। जब पेशेंट्स के पास जा रहे हैं आपको क्या हुआ है वगैरह पूछने के लिए, तो उसमें भी हेल्प करता है रशियन लैंग्वेज। कॉस्ट ऑफ स्टडिंग कितना होता है, मतलब ये एक और क्वेश्चन था, तो वो आप ये डॉक्टर कोमल बताएंगे कितना होता है? कॉस्ट ऑफ स्टडिंग देखा जाए तो काफ़ी पहले तो आपका ट्यूशन फीस रहता है एंड देन फिर हॉस्टल फीस रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मिनिमम पूछो तो 25 to 30 लाख जो है ये एवरेज रहता है बजट। उसमें आपका ट्यूशन फीस, वहाँ पर रहना एंड मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब इंक्लूड हो जाता है। फिर इसके ऊपर के जो खर्चे होते हैं वो अभी आप पे डिपेंड करता है, आप लोग बाहर कितना खाने जाते हो, आप लोग शॉपिंग कितना करने जाते हो, वो सब उस पर रहते हैं। और अगर आप लोग खुद से कुक करना चाहोगे तो मंथ का आई विल से 5 to 7,000 पर मंथ लगता है अगर खुद से बनाने जाओगे, क्योंकि वहाँ पे सुपरमार्केट्स में जो भी चीज़ें मिलती है वो इतनी ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं रहती है, नॉर्मल अगर देखो तो इंडिया के प्राइस पे ही रहती है। और वेज वालों को दिक्कत होती है क्या वहाँ पे?
वेज वालों को दिक्कत उतनी नहीं होगी बिकॉज वहाँ पे सुपरमार्केट्स में वेजीज जो रहते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स काफ़ी रहते हैं, सारे रहते हैं, एंड ऑल्सो इंडियन पल्सेस देखा जाए तो राइस, नॉर्मल राइस, दाल, चावल, ये सब चीज़ें मिल जाती है वहाँ पे। जो चीज़ें नहीं मिलती वो होती है मसाले। तो मसाले के लिए हम मोस्टली इंडिया से लेके जाते थे क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी उतनी खास नहीं है। अभी इंडिया में तो इंडिया मसालों की क्वालिटी बेस्ट रहेगी, तो सिर्फ वो एक चीज़ का रहता है। बट नॉनवेज का देखा जाए तो नॉनवेज तो वहाँ पे और रशियन फूड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। रशियन फूड एक्चुअली जनार्दन बेटर बताएंगे, वो घूमे ज़्यादा है मेरे से। रशियन फूड का बताया जाए तो फिर मोस्टली लोग नॉनवेज ही खाते हैं, एंड उनके डाइट में चिकन होता ही है। चिकन सूप हो गया, सैलड हो गया, सैलड के बिना तो वो अपना खाना स्टार्ट ही नहीं करते। कैंटीन में काफ़ी खा चुका हूँ वहाँ पे, तो मैं इंडियन फूड से ज़्यादा रशियन फूड खाता था वहाँ पे। मेरे को काफ़ी एंजॉय करता था मैं, और काफ़ी मतलब लोग बोलते काफ़ी फीका फीका है, बट मुझे तो पसंद आता था वही खाना। तो ऐसी बात है। बट डॉक्टर कोमल ने जैसे बताया कि मसाले आप भूलना मत, आपका कुछ भी भूल जाना, सामान भूल जाना मत, मसाले भूलना मत इंडिया के, तो आपको मतलब खाने में डेली हेल्प वही करेंगे भाई। एंड जब वेज नॉन वेज की बात आती है, सो मेरी फैमिली में जब रशिया आई थी, सो मेरी फैमिली में मॉम मेरी वेज है एंड हम नॉन वेज है। तो देखा है तो खाने का में उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाओगे, आप नॉर्मल कैंटीन जाओ या अच्छे रेस्टोरेंट जाओ, सब जगह वेज के लिए आप लोग को वेजिटेबल्स तो मिल ही जाते हैं, लाइक सॉर्टेड वेजिटेबल्स, या तो वेजिटेबल सूप मिल जाता है, तो पोटैटो के डिशेस तो बहुत रहते हैं। एंड एक बार आप नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करना सीख जाओ तो आप उनको सामने से बोल सकते हो कि सर हमें बर्गर देना, बट विदाउट द मीट पैटी। उसके जगह आप आलू का रहा तो वो पैटी डाल दो, वरना इम्प्रोवाइज जो करना चाहे वो भी आप बात कर सकते हो। सो भी इजीली हो जाता है, तो उतना कुछ फूड के मामले में प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप खुद से बनाओगे तो बेस्ट है, तो फिर आप वेराइटीज बना सकते हो, वहाँ सब कुछ मिलता है। भी क्वेश्चन आता है कि पैसे कैसे वहाँ पे विड्रॉ करते हैं या यूज करते हैं। हाँ देखो, पैसे का कैसा था कि जब भी मैं रशिया गया था 2017 में, तभी तो पैसे का कुछ सीन नहीं था। जो मेरा SBI का कार्ड हो गया या फिर जो भी कार्ड हो गया, मैं डायरेक्ट ATM में डाल के पैसे निकाल देता था। बट जो वॉर हुआ उसके बाद ये सब तभी सैंक्शन लगने बंद हो गया पूरा। उसकी वजह से आप डायरेक्टली तो पैसे निकाल नहीं सकते रशिया में, बट आप ऐसा कर सकते हो कि वहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स है, वहाँ पे आप डायरेक्टली जो इंडियन करेंसी, अगर आपका GPay अकाउंट चालू है, उससे डायरेक्टली आप रूबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करना है, क्या करना है, आप रशिया जाओ, आपको सब समझ जाएगा। मतलब अब्रॉड जाओ तो रशिया में ही दिक्कत चल रहा है, तो आप वहाँ पे जाकर आपको पूरा समझ जाएगा कि कैसा चल रहा है ये सब। मेनली तो सब डॉलर्स लेकर आते हैं। अगर आप डॉलर्स भी लोगे तो आपको गूगल के रेट पे ही वो एक्सचेंज करने मिल जाता है। बैंक्स में या बैंक्स पे बाहर भी काफी लोग रहते हैं जो गूगल पे जो रेट रहा उसी पे आपको एक्सचेंज करके दे देता है। हाँ, मैं 2 ऑप्शन है, एक तो डॉलर्स ले जाओ या फिर आप ऑनलाइन ऐप से, बट इंडियन अकाउंट में आपके पैसे होने चाहिए, तो ये आप ये कन्वर्ट कर सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास। आपका इंडियन अकाउंट चालू रहे तो फिर आप इजीली वो चीज कर सकते हो। आप नहीं करोगे तो सीनियर्स में काफी लोग रहते हैं जो जूनियर्स की हेल्प करने के लिए उनको कन्वर्ट करके देते हैं कि आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो, वो आपको रूबल भेज देंगे। ऐसे ये भी काफी लोग करते हैं हेल्प करने के लिए, सो हो जाता है पैसों का भी। जब वहाँ एडमिशन लेते हैं तो स्कॉलरशिप का भी थोड़े यूनिवर्सिटीज में रहता है, राइट? उसमें अपने हाँ देखो, स्कॉलरशिप का क्या है कि एजेंट्स लोग आपको बोलते हैं, कंसल्टेंसी वाले, कि हमारी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है, बट स्कॉलरशिप सारे यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड नहीं करती। वो कंसल्टेंसी वाले अगर उनके मन में रहा तो ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि स्मॉलेंस का हम जैसे स्मॉलेंस से ग्रेजुएट हुए थे, तो हमको स्मॉलेंस का पता है कि स्मॉलेंस वाले स्कॉलरशिप देते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज भी देती है, बट वो कंसल्टेंसी वाले का से होता है। ऐसा कोई यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलर में स्कॉलरशिप नहीं देती बच्चों को। एक स्मॉलेंस का पता है मुझे, एक अस्त्राखान यूनिवर्सिटी, उसका भी पता है, थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिलता है, पर वो कंसल्टेंसी का ही होता है स्कॉलरशिप, ना ही वो यूनिवर्सिटी का डायरेक्टली कुछ नहीं होता है ऐसा स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप्स तो अभी अच्छा पढ़ोगे तो थोड़े यूनिवर्सिटीज देते हैं, बट जो लोग अगर 25 लाख का बजट है बट वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लोन्स की अगर बात करें तो भी इजीली मिलता है, राइट? लोन देखो, लोन आपको इजीली मिल जाएगा रशिया के लिए, आपको लोन्स इजीली मिल जाएगा। हाँ, अगर आप अपनी कंसल्टेंसी से जो भी जिससे भी एडमिशन ले रहे हो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके आप बैंक को अप्रोच कर सकते हो, वो लोन नहीं देते आपको। तो ऐसा, और स्टूडेंट लोन का ऐसा कुछ है कि 7 लाख तक आपको इंटरेस्ट नहीं लगता, उसके बाद आपको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, और ऐसा कुछ है। आई थिंक फुल 1 साल का उनको एक बार में मिल जाता है लोन का, अगर देखा जाए तो। पॉइंट है गर्ल्स की सेफ्टी का, तो गर्ल्स की सेफ्टी का मेरे हिसाब से डॉक्टर कोमल अच्छे से बता पाएंगे आपको क्या कैसा होता है गर्ल्स की सेफ्टी का, क्या मतलब हॉस्टल्स में सेफ रहते हैं, आप घूमने जा सकते हो क्या एज अ गर्ल स्टूडेंट? रशिया में अभी तो वॉर की वजह से तो सबको ही पहले टेंशन है कि लाइक बच्चे वहाँ सेफ है कि नहीं, बट अगर गर्ल्स की पर्टिकुलर मैं बात करूँ, सो फर्स्टली तो हॉस्टल का हम देखेंगे। हॉस्टल में भी हम भी रहे हैं, तो हमारे यूनिवर्सिटी में गर्ल्स एंड बॉयज के हॉस्टल्स अलग थे। थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटीज अलग रखते हैं, थोड़ा बहुत एक ही रखते हैं, बट अगर एक भी रहा तो गर्ल्स एंड बॉयज साथ में नहीं रह रहे रहते, अलग दूसरे एंड्स पे रहते। समझो बिल्डिंग के एक एंड में अगर एक विंग में बॉयज है तो दूसरे विंग में गर्ल्स लोग रहेंगे, या तो डिफरेंट फ्लोर्स रहते हैं, वैसा रहता है। एंड कर्फ्यू सब लोग को 8 o'clock का रहता है। 8 o'clock के बाद सबको हॉस्टल के अंदर आना ही पड़ता है, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में आगे अलग अलग होता होगा। स्मॉलेंस में 8 o'clock था, बाकी यूनिवर्सिटीज में 10 पे 9:30 10 है। तो आपको कुछ ऐसा मतलब सेफ्टी के रिगार्डिंग, अगर आप रात को वॉक पे जा रहे हो मॉस्को में, रशिया में कहीं भी,
तो फिर आपको ऐसा कुछ अनसेफ लगा या फिर कुछ रशिया में? बैड एक्सपीरियंस तो मैं बोलूँगी एक भी नहीं है, सिर्फ गुड एक्सपीरियंस ही रहे हैं, बिकॉज रशियंस बहुत फ्रेंडली है। मैं जितना रशिया घूमी हूँ, मैं मेनली मेरे गर्ल्स ग्रुप के साथ घूमी हूँ, हम सिर्फ गर्ल्स घूमने निकलते थे, एंड हम लोग रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक वॉक किए हैं, एंड रशियंस साथ में घूमे हैं, साथ में हैंग आउट किए हैं, एंड काफ़ी ईजी रहा है। लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में भी सीसीटीवी है, एंड एक्चुअली उसकी नौबत भी नहीं आती क्योंकि कोई भी ऐसा छेड़खानी वगैरह कुछ होता नहीं है गर्ल्स के साथ। सो आई थिंक गर्ल्स के लिए काफ़ी सेफ है वहाँ पे घूमना फिरना भी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए अचानक से, अगर आपको गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना रहे, या तो आपको अगर प्रोडक्ट्स का अगर आप लोग सोच रहे हो, तो इंडिया की तरह हर 200 मीटर पे ही वहाँ पे आप्तेकाज रहते हैं, मतलब मेडिकल स्टोर्स रहते हैं, वो नहीं तो सुपरमार्केट्स, एंड सब चीज़ें सब जगह अवेलेबल रहती है वहाँ पे। एंड कुछ अगर बीमार भी अगर आप पड़ जाए तो फिर आपके ही यूनिवर्सिटी में जो आपके टीचर्स हैं उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कि हम जानते हैं कि हमें कुछ भी रहता था, हम सीधा हमारे टीचर को मैसेज करते थे, तो फिर वो बोलते थे कि ये डिपार्टमेंट में आ जाओ, जैसे अगर गायनेकोलॉजिकल है तो वो डिपार्टमेंट में जाओ, देन टीचर ही आपको करेंगे। ये मोस्टली चीज़ें मेडिकल इंश्योरेंस में इंक्लूडेड रहती है ये सभी, क्योंकि आप लोग का जो स्टार्टिंग में फीस लेते हैं आपसे, तो उसमें आपका ट्यूशन फीस के साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी इंक्लूड रहता है, तो जो बेसिक चीज़ें रहती है वो उसमें हो जाती है, तो उसका पेमेंट का भी इशू नहीं है। तो जैसे आपने बोला सेफ है, और आप पेरेंट्स फिर भी डाउट में रहते कि जाना भेजे कि नहीं अपनी लड़की को, क्या बोलना चाहोगे? मेरे भी पेरेंट्स लोग काफ़ी वो सोच रहे थे, लाइक मेरी मॉम स्पेशली कि लाइक बेटी अकेली जाएगी, कैसे जाएगी करके। तो पहले तो ये रहता है कि जब तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो तुम अकेले नहीं जा रहे हो, वहाँ पे और भी इंडियंस रहते हैं, सो एक सपोर्ट सिस्टम तो रहता ही है वहाँ पे। एंड देन उसके बाद में सेफ्टी वाइज तो कुछ भी प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ रहे तुम्हारे सीनियर्स लोग से भी, अगर तुम सीनियर्स लोग से बात करो तो कुछ भी रैगिंग का भी इशू आई डोंट थिंक सो कभी आया है, तो मैंने कभी रशिया में देखा कभी नहीं हुआ। लाइक सब लोग काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, चाहे वो रशियंस हो या इंडियंस हो। तो मैं बोलूँगी कि अगर रशिया जाना रहे तो मेन चीज़ है इस टाइम पे, वॉर टाइम पे, आप लोग बस यूनिवर्सिटी सही चूज़ करो जो बॉर्डर के पास ना हो, एंड बाकी सेफ्टी तो फुल है, लाइक कुछ प्रॉब्लम नहीं है रशिया में। कि वेकेशन का कैसा होता है मतलब वहाँ पे? वैकेशन तो हम लोग को समर वैकेशन तो मिलता ही है हर साल, 2 मंथ्स का रहता है वो। जुलाई आई थिंक सब यूनिवर्सिटीज में रहता है, जुलाई एंड अगस्त में रहता है, जुलाई एंड अगस्त रहता है सब में, हाँ जुलाई एंड अगस्त रहता है। एंड क्रिसमस के अराउंड, रशियन क्रिसमस इज इन जनवरी, 7 जनवरी को, तो हम लोग क्रिसमस वैकेशन हमारा वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी रहता है। सो वैकेशन के टाइम जो समर वैकेशन है तो आप लोग घर जा सकते हो, तो आप लोग घर इंडिया जाओ या वहाँ पे रुको, आपका चॉइस है। हॉस्टल्स में भी आप रह सकते हैं, वरना आप चाहे तो इंडिया भी जा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम रहता है। एंड बीच में वुमेंस डे का 2-3 दिन का छुट्टी मिलता है, जिसमें आप लोग रशिया एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं, कभी मॉस्को, कभी पीटर्सबर्ग या निजनी, या कहीं भी और आपको जाने का मन करे। अगर एक बार रशिया गए तो वहाँ पे और एक क्वेश्चन लोगों को आता है कि सब लोग बोलते हैं रशिया में 6 महीना से बर्फ रहता है, कैसे रहेंगे वहाँ पे, इतनी ठंडी रहती है। बट उसमें मैं ये पॉइंट बोलना चाहूँगी कि वहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है, 6 महीना बर्फ रहता है, बट उसमें लाइक फुल ऑन स्नो स्टॉर्म नहीं रहता है उसमें। जो 6 मंथ जो समर वाला टाइम है वो अराउंड 20, 22, 24 डिग्रीज रहता है, जहाँ पे आप आराम से आप लोग घूम फिर सकते हो। बट जब स्नो वाला टाइम भी रहता है उस टाइम पे भी वहाँ पे बस आप लोग को स्नो कोट पहनना रहता है, एंड बाकी सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहता है, एंड मज़ा आता है बेटा स्नो वाले, क्योंकि इंडिया में हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है स्नो। अगर आप लोग सिर्फ इंडिया में ही रहे हो, कई बार घूमे नहीं हो वरना नॉर्थ भी, तो स्नो एक्सपीरियंस करने मिलता नहीं है। तो स्नो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बस खुद को वार्म रखना रहता है। एंड ऑल्सो अगर जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल तो सब सेंट्रली हीटेड है, वहाँ के सारे बिल्डिंग्स जो भी है सब सेंट्रली हीटेड होते हैं, तो वहाँ पे अंदर तो आप लोग को कभी ठंडी का रहता ही नहीं है। जो ठंड का रहता है वो बस बाहर क्लासेस वगैरह जाते हैं, मॉर्निंग में क्लास रहता है तब रहता है। बट हाँ, तो बट ठंड में और भी कुछ आता है लोगों के माइंड में उस बारे में। तो रशिया में ठंड आती तो फिर पहले वो लोगों के मन में आता है कि वोडका हो गया, रशियन वोडका कैसा होता है भाई, तो लोगों के बॉडी को गर्म रखता है। तो फिर एडिक्शंस क्या क्या होते हैं एमबीबीएस अब्रॉड में आपको बताते हैं कि एडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कि ये अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स में लोग पड़ जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है मैंने आंखों से कि उनका करियर बर्बाद होते हुए। तो वहाँ पे जाके लोग बेसिकली पढ़ाई करना भूल जाते हैं, तो इसमें फर्स्ट ईयर में आ गए तो फिर अरे नया लगने लग गया सब कुछ, तो फिर ये हवाबाजी में इसमें आ जाते हैं, एंड ये सब में पड़ जाते हैं, पढ़ाई सब भूल जाते हैं कि पेरेंट्स से दूर है। ये आपके ऊपर है कि करना नहीं करना, ठीक है, बट आपका मेन गोल नहीं भूलना चाहिए। आपका गोल डिसाइड कर लो भाई, 6 साल बाद आपको एफएमजी एग्जाम निकालना है या फिर जो भी एग्जाम निकालना है, मेन यही है कि अपना गोल नहीं भूलना है कि तुम वहाँ पढ़ने के लिए आए हो, तो उस चीज़ पे मेन रहना है कि तुम भटकना नहीं कि हाँ अब तो घर पे थे, इंडिया में थे, अभी आए फॉरेन में, चलो थोड़े मजे लेते हैं, लाइक वो बहुत। और ये आपके ऊपर है, आप कितना कंट्रोल कर सकते हो खुद के ऊपर। खुद के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए इस मामले में।
सो ये तो हो गए जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जो स्टूडेंट्स को डाउट्स आते हैं। बट इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहे, सो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप एंड सब डिस्क्रिप्शन पे मेंशन रहेगा, तो आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी जितना हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने का, कभी लेट भी हो सकता है। सो जो भी डाउट्स रहे तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, या तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हम अवेलेबल रहेंगे इस चीज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वन। बाय बाय। बाय।